अर्थव्यवस्था, ये शब्द सुनते ही अक्सर लगता है ना कि ये कुछ बहुत मुश्किल और डरावना सा है। लेकिन सच कहूं तो ये असल में एक बहुत ही सिंपल मशीन की तरह है, जिसके कुछ गिने चुने हिस्से हैं और कुछ सीधे साधे नियम। अगर हम उन नियमों को समझ लें तो हम पूरी की पूरी मशीन को समझ सकते हैं। तो चलिए आज इस मशीन को पुर्जा पुर्जा खोलकर देखते हैं। और हाँ, इसे ना समझने के नतीजे भाई काफी सीरियस हो सकते हैं। जैसा कि मशहूर निवेशक रे डालियो कहते हैं, इसी नासमझी ने बहुत सारी अनावश्यक आर्थिक पीड़ा को जन्म दिया है। ये कोई किताबी बात नहीं है, इसका सीधा असर हम सबकी जेब और हमारे भविष्य पर पड़ता है। पर अच्छी बात यह है कि अपनी जड़ों में ये मशीन हैरानी की बात है, काफी सीधी सादी है। इसे चलाने वाली सिर्फ 3 मुख्य ताकतें हैं। अगर हम इन तीनों को समझ गए ना, तो समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था का पूरा नक्शा हमारे सामने एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, आर्थिक मशीन। और सब कुछ मतलब सब कुछ एक बहुत ही बेसिक चीज से शुरू होता है, एक लेन देन से। लेन देन आखिर है क्या? अरे बहुत सिंपल है। एक खरीदने वाला है, सामने एक बेचने वाला है। खरीदने वाला सामान या सर्विस के बदले में पैसा या क्रेडिट देता है। बस हो गया लेन देन। हर बार जब हम एक कप चाय भी खरीदते हैं ना, तो हम इस बड़ी सी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा घुमा रहे होते हैं। और यहीं पर अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी नियम सामने आता है। किसी एक का खर्च किसी दूसरे की कमाई है। जब कोई अपनी तनख्वाह से किराने का सामान खरीदता है, तो उसका खर्च उस दुकानदार की आमदनी बन जाता है। यही वो छोटा सा लूप है जो बार बार दोहराकर पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाता रहता है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, क्रेडिट की ताकत। ये अर्थव्यवस्था का सबसे अस्थिर लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा भी है। $50 ट्रिलियन, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मौजूद कुल क्रेडिट की मात्रा है। और इसका ये विशाल आकार ही इसे इतना ज्यादा जरूरी बना देता है। अब जरा इस $50 ट्रिलियन के क्रेडिट की तुलना असली कैश यानी पैसे से कीजिए, जो सिर्फ $3 ट्रिलियन है। मतलब अर्थव्यवस्था में हर $1 कैश के मुकाबले करीब $17 का क्रेडिट घूम रहा है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि क्रेडिट ही है जो अर्थव्यवस्था को असली रफ्तार देता है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, पैसा मतलब कैश, दिया लिया बात खत्म, लेन देन वहीं का वहीं सेटल हो गया। लेकिन क्रेडिट एक वादा है, भविष्य में चुकाने का वादा। जब कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है तो एक कर्ज बनता है। ये इस्तेमाल करने वाले के लिए एक बोझ है, लेकिन बैंक के लिए एक संपत्ति है। और ये क्रेडिट एक ऐसा चक्कर बनाता है जो खुद ब खुद बढ़ता जाता है। देखिए कैसे। ज्यादा कमाई का मतलब है कि कोई ज्यादा उधार ले सकता है। अच्छा, ज्यादा उधार लिया तो ज्यादा खर्च भी कर सकता है, और उसका वो ज्यादा खर्च बन जाता है किसी और की ज्यादा कमाई। ये पहिया बस घूमता रहता है और अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाता है। पर यहीं से जन्म होता है उतार चढ़ाव का, यानी आर्थिक चक्रों का। तो अब बात करते हैं कर्ज के उन 2 चक्रों की, जो इस मशीन को इसकी खास रिदम, एक लय देते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे एक सीधी लकीर है जो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ये है उत्पादकता में बढ़ोतरी। ये हमारे ज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी मेहनत का नतीजा है। चाहे कुछ भी हो जाए, लंबे समय में यही वो ताकत है जो असल में हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। अब इस सीधी लाइन के ऊपर एक लहर की तरह एक साइकिल चलता है। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म डेथ साइकिल। ये लगभग 5 से 8 साल तक चलता है। इसे ऐसे समझिए कि जब अर्थव्यवस्था बहुत गर्म हो जाती है तो सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर उसे ठंडा करता है, और जब ठंडी पड़ जाती है तो दरें घटाकर उसे गर्मी देता है। लेकिन इन छोटी छोटी लहरों के नीचे एक बहुत बड़ी, बहुत धीमी लहर भी चल रही होती है। ये है लॉन्ग टर्म डेट साइकिल। ये 75 से 100 साल तक खिंच सकता है। ये तब बनता है जब दशकों तक पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज लोगों की कमाई से कई ज्यादा तेजी से बढ़ता जाता है, और एक दिन ये बोझ इतना बड़ा हो जाता है कि सिस्टम उसे और नहीं झेल पाता। अब आता है चौथा हिस्सा, द ग्रेट डीलेवरेजिंग। ये वो मोमेंट है जब मशीन टूट जाती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आम मंदी में तो सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटाकर इकोनॉमी को सहारा दे देता है, पर तब क्या हो जब वो दरें पहले से ही 0 पर हों और फिर भी कोई असर ना हो रहा हो?
इसी को कहते हैं डीलेवरेजिंग, एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन ज़रूरी प्रोसेस जिसमें कर्ज के उस पहाड़ को नीचे लाना ही पड़ता है। ऐसा हमने 1929 की महामंदी में देखा था और फिर 2008 के वित्तीय संकट में भी देखा। तो सवाल ये है कि पॉलिसी मेकर्स इस टूटी हुई मशीन को ठीक करते कैसे हैं? देखिए, उनके पास 4 मेन औजार होते हैं, या कह लीजिए लीवर्स। वो खर्चों में कटौती कर सकते हैं, कर्ज को कम कर सकते हैं, अमीरों से लेकर गरीबों में पैसा बांट सकते हैं और हाँ, पैसा छाप सकते हैं। आज तक के इतिहास में हर डीलेवरेजिंग में इन चारों का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात है बैलेंस, संतुलन। पहले 3 तरीके यानी खर्च घटाना, कर्ज माफ करना और धन का पुनर्वितरण, ये सब अर्थव्यवस्था को और सिकुड़ते हैं। मतलब ये दर्द को और बढ़ाते हैं। तो इस दर्द को कम करने के लिए चौथे लिवर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, पैसा छापना, जो माहौल में थोड़ी गर्मी लाता है। जब पॉलिसी मेकर्स इन चारों तरीकों में एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन बना लेते हैं तो उसे ब्यूटीफुल डीलेवरेजिंग कहते हैं। ब्यूटीफुल इसलिए नहीं कि आसान होता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बहुत बुरी सिचुएशन को सबसे बेहतर तरीके से हैंडल करना है। कर्ज का बोझ घटता है लेकिन अर्थव्यवस्था रुकती नहीं, बल्कि धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगती है। तो इस पूरे मॉडल से हमें क्या सीख मिलती है? आखिर में हम क्या लेकर जाएं? ये हमें भविष्य में रास्ता दिखाने के लिए कुछ बहुत ही साफ और सीधे नियम देता है। तो इस पूरी मशीन को समझने के बाद सारी कहानी इन 3 सीधे साधे नियमों पर आकर टिक जाती है। पहला, कर्ज को कभी भी अपनी कमाई से तेज मत दौड़ने दो, वरना आखिर में गिरना तय है। दूसरा, अपनी कमाई को कभी भी अपनी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन क्षमता से तेज मत दौड़ने दो, वरना मुकाबले में पिछड़ना तय है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकते हो वो करो, क्योंकि आखिर में यही वो सीधी लकीर है जो असल में सबको ऊपर लेकर जाती है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आके रुकते हैं। जैसा हमने देखा, आर्थिक मशीन का जो खाका है, जो टेम्पलेट है, वो तो सिंपल है, पर क्या इसका समझदारी से इस्तेमाल करना वही सबसे मुश्किल काम है? असली चुनौती शायद मशीन को समझने में नहीं, बल्कि उसे सही से चलाने में है।